नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 बिहेव पुस्तक चैप्टर 5 द स्नेक एंड द। यह एक मज़ेदार स्टोरी है। एक डॉक्टर जो स्टोरी का नरेटर है और वो बैचलर हैं और उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा बहुत आमदनी थी। उनके जो पास 60 रुपये था, एक छप्पर के घर में रहा करते थे। जब वो बच्चों को बताते समय उन्होंने अपनी स्टोरी बताया। सांप की चर्चा चल रही थी तो उन्होंने चर्चा चली, क्या कोई सांप तुम्हारे शरीर के किसी अंग में कुंडली मारकर लिपटा है? एक पूर्ण खूनी कोबरा। हम सब सांप हो गए। यह प्रश्न होम्योपैथी के डॉक्टर की तरफ से आया था। यानी होम्योपैथी के डॉक्टर बता रहे हैं अपनी स्टोरी को कि गर्मी का समय था, लगभग 10 बजे। मैंने रेस्टोरेंट से खाना खाया और अपने कमरे में वापस आ गया। जैसे मैंने दरवाज़ा को खोला तो मैंने ऊपर से आती हुई एक आवाज़ सुनी। आवाज़ परिचित सी थी, यानी उस घर में चूहे कूदते रहते हैं। छप्पर का घर था, मिट्टी से चूहे कूदते रहते हैं। तो आवाज़ सुनी, कमरे में वापस आया। जैसे मैंने दरवाजे खोला और मैंने ऊपर से आती हुई एक आवाज़ सुनी। आवाज़ परिचित थी। कोई भी कह सकता है कि चूहा या मैं एक ही कमरे में भागीदारी थे, यानी जिस कमरे में रहते थे उस घर में बहुत सारे चूहे थे। मैंने अपनी माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर रखे हुए मिट्टी के तेल के दीपक को जलाया। ये वैसे डॉक्टर थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, अभी नई नई प्रैक्टिस उन्होंने शुरू किया था। और माचिस की तिल्ली जलाई, मोमबत्ती जलाई, रोशनी हुई। घर में बिजली का प्रबंध नहीं था। यह एक छोटा सा किराए का कमरा था। मैंने हाल में ही डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू की थी और मेरी कमाई बहुत कम थी। मेरे पास सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। कुछ कमीजों और धोतियों के साथ साथ एक मात्र काला कोट था जिसे मैंने उस समय पहने। यानी डॉक्टर अपनी स्टोरी कह रहा है कि मैं किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। मैंने अपना काला कोट सफ़ेद कमीज उतारी, जो कि ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, तथा उन्हें ऊंचे टांग दिया। मैंने अपने कमरे की 2 खिड़कियां खोली। यह एक बार का कमरा था, वह एक बाहर का कमरा था, जिसकी एक दीवार खुले प्रांगण की ओर थी। खपरेल वाली दोहरी ढलानदार छत थी, जो दीवार की छत थी। दीवार के ऊपर एक बीम पर टिकी हुई थी। वहाँ पर पक्की छत नहीं थी। वहाँ चूहों का नियमित रूप से आगमन बीम के ऊपर जारी रहता था। मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार से सटा कर लगाया, परंतु मैं सो नहीं सका। मैं उठा और थोड़ी हवा लेने के लिए बरामदे में गया, परंतु ऐसा प्रतीत हुआ जैसा पवन देव ने अवकाश ले लिया है। मैंने बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, जिसके कारण जो है फिर वहाँ से वापस आया उन्होंने। मैं वापस कमरे में आया और कुर्सी पर बैठ गया।
मैंने मेज के नीचे रखे बक्से को खोला, जिसमें एक पुस्तक मैटीरिया मेडिका निकाली। मैंने इसे मेज पर खोला, जिस पर एक लैंप था और एक बड़ा सा दर्पण, एक छोटा सा कंधा जो दर्पण के पास पड़ा हुआ था रखा था, यानी कंघी रखी थी। कोई भी व्यक्ति जो चाहता है भाई शीशे पर एक बार तो नज़र डाल ही लेता है। किसी भी व्यक्ति को दर्पण में देखने के लिए मन करता है जब वह इसके पास होता है। मैंने एक बार देखा, उस दिन मैंने सौंदर्य का बड़ा प्रशंसक था और सुंदर बनने में विश्वास करता था। मैं कुंवारा था और डॉक्टर भी था। मैं महसूस करता था कि मुझे अपनी उपस्थिति अनुभव करनी चाहिए। मैंने कंघा उठाकर अपने बालों में चलाया तथा मांग को संवारा ताकि यह सीधी व साफ सुथरी लगे। वह अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहता था। मैंने दर्पण में अपने चेहरे को समीप में देखा। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैं अधिक आकर्षक दिखने के लिए रोज कंघी करूंगा, शेविंग करूंगा, मूछें पतली पतली मूछें रखूंगा ताकि मैं स्मार्ट लगूं। मैं आखिर कुंवारा हूं, बैचलर भी हूं। और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए उसने मुस्कुराहट बरकरार रखा। आखिरकार मैं कुंवारा था और उसमें भी अधिक एक डॉक्टर भी था। दोबारा ऊपर से वही आवाज़ आई। मैं उठा, एक बीड़ी जल सुलगाई और कमरे में इधर उधर चहल कदमी की। फिर अचानक एक प्यारा सा विचार मुझे सूझा कि मैं शादी करूंगा। मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और उसे डॉक्टरी का अच्छा खासा अभ्यास हो। वह मोटी होगी। एक वैध कारण के लिए यदि मैं मूर्खता से गलती कर भी दूं तो मुझे वो पकड़ ना पाए। मैं भागूं तो मुझे पकड़ ना पाए। उनके मन में विचार आ रहा था कि अब मैं जो है शादी करूंगा, मैं बैचलर हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, एक जो है महिला डॉक्टर से शादी करूंगा, उसका बहुत पैसा होगा। शर्त एक है, बोलना चाहिए कि वो मोटी हों ताकि अगर कोई मैं गलती भी करूं तो मुझे दौड़कर पकड़ न ले। यही मन में उनके विचार में आ रहा था। अपने मन में ऐसे ही विचारों के साथ मैं मेज के समक्ष अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। ऊपर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। अचानक उस समय एक धीमी धम सी आवाज़ आई, जैसे रबर की ट्यूब जमीन पर गिर गई हो। निश्चित रूप से चिंता का कोई विषय नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं घूमकर एक नज़र डालूंगा। जैसे ही मुड़ा, वह मोटा सांप कुर्सी पर छटपटाते हुए मेरे कंधे पर आ गिरा। सांप का मेरे ऊपर गिरना और मुड़ना दोनों एक साथ हुआ। जैसे उन्होंने मुड़ा उसी समय वो सांप गिर गया उनके कंधे पर। मैं कूदा नहीं, मैं कांपा नहीं, मैं चिल्लाया नहीं। ऐसा कुछ करने के लिए वक्त ही नहीं था। सांप मेरे कंधे से फिसला और मैं बाएं हाथ पर कोहनी के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया। इसका फन फैला हुआ था तथा इसका फन मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर था। केवल इतना कहना उचित नहीं होगा, मैं अपने सांस रोककर बैठा हुआ था। मैं पत्थर का हो गया था, बिल्कुल डर से।
परंतु मेरा दिमाग पूरा काम कर रहा था। दरवाज़ा अंधकार में खुलता था। कमरे में अंधेरा था। दीपक की रोशनी में मैं मार्शल पत्थर की प्रतिमा की भांत बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था, इधर से उधर हिल भी नहीं रहा था ताकि वो काट ले। तब मैंने इस जगत और ब्रह्मांड के रचयिता की महान उपस्थिति का अनुभव किया कि हे ईश्वर वहाँ मौजूद थे। मान लो मैं कुछ कहता तथा उसे अच्छा न लगता, मैंने कल्पना में अपने छोटे से हृदय के बाहर से ये सब लिखने की कोशिश की कि हे परमात्मा, अगर मैंने कोई गलती कर दिया हो, मैं कोई ऐसा शब्द आपसे बोल दिया हो जिससे आपको बुरा लगा हो, मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द था, वह आपने जो है परमेश्वर से याद किया। मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द था, यह ऐसा था जैसा लीड की एक छड़ हो, आग में पिघलने वाली छड़ धीरे धीरे बल लगाकर मेरी भुजा की दबा रही थी। भुजा की ऊपरी ताकत कम होनी शुरू हो गई। अब वो डरने लगे बिल्कुल। मेरे हल्के से हिलने पर भी सांप मेरे ऊपर प्रहार कर देगा। मौत केवल 4 इंच की दूरी पर थी। मान लो ये प्रहार कर दे तो मुझे कौन सी दवाई लेनी होगी। कमरे में कोई दवाइयाँ नहीं थी। मैं तो बस एक गरीब धूर्त और मूर्ख डॉक्टर था। मैं अपने खतरे को भूल गया और अपनी दुर्बलता पर मुस्कुराया। ऐसा लगता था कि ईश्वर ने उसकी प्रशंसा की हो। सांप ने अपना फन हटाया। इतने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा। मैं यह दावा नहीं करता कि वह पहला सांप था जिसने कभी दर्पण में नहीं देखा था, परंतु यह निश्चित था कि सांप दर्पण में देख रहा था। क्या वह अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था? क्या वह मूंछें उगाने, आँखों में सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करने, माथे पर तिलक लगाने का प्रयास कर रहा था? मुझे निश्चित रूप से यह मालूम नहीं था। इस सांप की लिंग क्या था? यह नर था या मादा? मुझे कभी पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि सांप स्वयं मेरी बाह से हट गया था और धीरे धीरे रेंगकर मेरी गर्दन में आ गया। वहाँ से रेंगकर यह मेज पर आ गया और दर्पण की ओर चला गया। संभवतः वह अपने प्रतिबिंब को करीब से देखकर आनंद लेना चाहता था। मैं अब केवल ग्रेनाइट की कटी प्रतिमा मात्र नहीं था। मैं अचानक एक मांसल मानव बन गया। अभी भी मैं सांप को रोके हुए मैं कुर्सी से उठा। मैं शांत दरवाजे को पार करके बरामदे में चला गया। वहाँ से मैं कूदकर आंगन में गया और वहाँ से मेरे अंदर जितना ताकत थी उतना पूरा प्रयोग करके भाग दौड़ा। आहा, हम में से प्रत्येक ने सुख की सांस ली। हम सभी ने बीड़िया सुलगाई। किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? नहीं, डॉक्टर ने कहा, ईश्वर कुछ और ही चाहता था। मेरा जीवन कभी सरकंडे की भांति पतला है और तेज दावी के गुण वाली। किसी दूसरे ने पूछा, डॉक्टर जब तुम भागे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं एक मित्र के घर नहीं पहुंचा।
तत्काल मैंने अपने सारे बदन पर तेल की मालिश की तथा स्नान किया। मैंने नए कपड़े पहने। अगली सुबह करीब 8:30 बजे मैंने अपने मित्र तथा 1 या 2 लोगों को और अब कमरे में ले जाने के लिए साथ लिया ताकि मेरी चीज़ों को हटाया जा सके, परंतु हमने पाया कि हमारे पास वहाँ से ले जाने के लिए न के बराबर सामान था। कुछ चोर मेरी अधिकतर चीज़ों को चुरा चुके थे। कमरा बिल्कुल साफ किया जा चुका था, परंतु वास्तव में नहीं। चोर अंतिम अपमान से ही रूप में एक चीज़ छोड़ गया था। वो क्या थी? मैंने पूछा। डॉक्टर ने कहा, मेरी बनियान, गंदी बनियान। उस व्यक्ति ने सफाई की इतनी अच्छी समझ थी, वह धूर्त इसे ले जा सकता था और साबुन तथा पानी में धोने के बाद उसका प्रयोग कर सकता था। डॉक्टर, क्या मुझे सांप अगले दिन दिखाई दिया? डॉक्टर हंसा। मैंने तब से उसे नहीं देखा। एक ऐसा सांप जो स्वयं के सौंदर्य को प्रभावित हो गया। इस प्रकार चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर की हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मैं फिर मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।